नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बम्बई से आए इस पत्र ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। दोपहर को पत्र आया था, तब प्रदीप दफ्तर में थे। अब रात के 9 बज गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। फाड़कर फेंक दूँ इसे? डाक विभाग पर दोष लगाना बड़ा सरल है। बाद में कभी प्रदीप या उनकी माँ ने इस विषय को उठाया तो मैं कह दूंगी कि वह पत्र मुझे कभी मिला ही नहीं। या फिर प्रदीप से सीधी बात कर ली जाए। जैसे तैसे उन्हें छुट्टी मिली है। छुट्टी यात्रा भत्ता लेकर वह दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों, बेंगलोर, ऊटी, त्रिवेंद्रम, कोवलम और कन्याकुमारी। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं और परसों सुबह की गाड़ी से हमें रवाना हो जाना है। प्रदीप को इस पत्र के बारे में बताया तो संभव है कि हमारे पिछले 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन में प्रथम बार ये यात्रा कार्यक्रम स्थगित हो जाए। फिर मन इस मानवीय आधार पर पूरे प्रसंग की विवेचना करने लगा। प्रदीप की माँ मेरी सास हैं। सास और माँ में क्या अंतर है? कुछ भी तो नहीं। उनकी बाईं टांग में प्लास्टर चढ़ा है। स्नानागार में फिसल गई। टखने और घुटने की हड्डियों में दरार आ गई है। गनीमत हुई कि वे टूटी नहीं। उन्हें 3 सप्ताह तक बिस्तर पर विश्राम करने की सलाह दी गई है। घर पर कौन है? प्रदीप के पिता, छोटा भाई और सीमा। अरे, सीमा कहाँ है? उसका तो पिछले वर्ष विवाह हो गया। पत्र में लिखा है कि सीमा को बुलाने के लिए दिल्ली फ़ोन किया था, पर उसकी सास ने अनुमति नहीं दी। सीमा की ननद अपना पहला जापा करने मायके आई हुई है। सास का गठिया परेशान कर रहा है। उधर सीमा का पति किसी विभागीय परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। प्रदीप के भाई ने पत्र लिखा है। माँ जी ने ही लिखवाया है। यह भी लिखा है कि घर के कामकाज में बड़ी दिक्कत हो रही है। नौकरानी भी छुट्टी कर गई है। घर की इस दुर्दशा का वर्णन पढ़कर मेरा अंतर द्रवित हो गया। मैंने सोचा, संकट के समय अपने बच्चे ही तो काम आते हैं। माँ जी चाहती हैं कि मैं उनकी सेवा के लिए औरंगाबाद से बम्बई आ जाऊं, पर शालीनता या संकोचवश उन्होंने लिखवाया नहीं। उन्हें पता है कि हम लोग 2 सप्ताह की छुट्टी लेकर घूमने जा रहे हैं। एक मन किया छुट्टी का सदुपयोग दक्षिण भारत की यात्रा नहीं, संकटग्रस्त परिवार की सेवा करके किया जाए, पर तभी मन कसैला सा हो गया। शादी के पहले वर्ष में मेरे साथ माँ जी ने जो व्यवहार किया था, उसकी कटु स्मृति आज तक मुझे छटपटाती है। तब प्रदीप बम्बई में ही नियुक्त थे। मैं अपने सास ससुर के साथ ही रह रही थी। एक दिन नासिक से पिताजी का पत्र आया था। लिखा था कि कौशल्या बीमार है, उसे टाइफाइड हुआ और बाद में पीलिया। डॉक्टरों ने 4 हफ्ते पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। वह बेहद परेशान है, पर मैं और तेरा छोटा भाई उसकी देखभाल कर लेते हैं। खाना पकाने में दिक्कत होती है, पर पेट भरने के लिए कुछ कच्चा पक्का बना ही लेते हैं। कभी दूध, डबल रोटी ले लेते हैं, कभी बाजार से छोले भटूरे ले आते हैं। पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। घर की ऐसी दुर्दशा। मेरा दिल किया कि मैं उड़कर नासिक पहुंच जाऊं। शादी के बाद पूरे 1 वर्ष में केवल रक्षाबंधन पर मैं 1 दिन के लिए अपने घर गई थी। प्रदीप साथ में थे। मैंने माँ जी से घर जाने के लिए कहा तो वह संवेदन शून्य स्वर में बोली, शादी के बाद लड़की को बात पे बात मायके जाना शोभा नहीं देता। उसे तो सिर्फ एक बार, और वह भी किसी त्यौहार पर ही, माँ के घर जाना चाहिए। माँ जी, माँ को पीलिया हो गया है। घर में ये मामूली हारी बीमारी तो चलती रहती है। इस तरह छोटे मोटे बहाने से मायके की तरफ लपकना अच्छा लगता है। माँ जी ने विद्रूप स्वर में ताना कसा। पर भाई और पिताजी को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। देखो बहू, उस घर को भूल जाओ। अब तो तुम्हारा घर यह है। तुम्हारा पहला फर्ज बनता है हम लोगों की सेवा। माँ जी, यह तो ठीक है, पर ज़रा सोचिए, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, शादी ब्याह किया, क्या कोई लड़की उन्हें एकदम भुला सकती है?
यह तो खून का अटूट संबंध है, इसे भुलाना संभव नहीं। मैं भावावेश में कह गई। बहू, हमारे भी माँ बाप थे, हमारे भी खून के संबंध थे, पर एक बार इस घर के चौखट के अंदर कदम रखा नहीं कि एक झटके से मायके को भूल गए। यह तो जग की रीति है। शादी होती है, 7 फेरों के साथ लड़की का नया रिश्ता जुड़ता है, पुराना रिश्ता टूट जाता है। ऐसा ही होता आया है। वह तो ठीक है माँ जी, लड़की का कर्तव्य है कि वह सास ससुर पति बच्चों की सेवा करे, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह अपने जन्मदाताओं के सुख दुख में भी काम न आए। ये कैसी एकांगी विचारधारा है। जो शादीशुदा लड़कियां हर समय मायके वालों के चक्कर में पड़ी रहती हैं, वे ससुराल में किसी को सुखी नहीं रख सकती। 2 घरों की एक साथ देखभाल असंभव है। माँ जी, क्या दोनों के बीच कोई संतुलन? मीना, तुम बहुत बहस करती हो। मानती हूँ तुम पढ़ी लिखी हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं बहस नहीं कर रही हूँ। मैं 1 हफ्ते के लिए नासिक जाने की आज्ञा मांग रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जानो और तुम्हारा पति। माँ जी का उखड़ा स्वर, फूला मुंह और मटकती हुई गर्दन क्या मेरी प्रार्थना की अस्वीकृति के साक्षी नहीं थे? मेरा मन बुझ गया। क्या ये क्रूरता और हृदयहीनता नहीं? अपने स्वार्थ के लिए संबंधियों के सुख दुख में भागीदारी ना करना क्या उचित है? उद्विग्न और निराश में चुप लगा गई। जी में तो आया कि माँ जी के इस अनुचित व्यवहार के विरुद्ध विरोध का झंडा खड़ा कर दूं। कहूँ, कल को आपकी बेटी का विवाह होगा, आपको कोई तकलीफ हो और आप उसे बुलाएं और उसके ससुराल वाले ना भेजें, तो आपको कैसा महसूस होगा? जरा सोचिए। मैंने आगे बहस नहीं की। उससे कुछ नहीं होना था। केवल धैर्य, सहिष्णुता तथा उदारता के आधार पर ही हम पारिवारिक शांति स्थापित कर सकते हैं। वही मैंने किया। पर मेरे अंदर की घुटन को अभिव्यक्ति मिली रात में। जब हम दोनों बिस्तर पर अकेले थे, तब प्रदीप ने मेरी उदासी का कारण पूछा था। मैंने पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया। सुनकर वे हंसे और बोले, माँ जी के इन विचारों का मैं स्वागत करता हूँ। आप क्यों नहीं करेंगे? अरे, घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं आप दोनों। नहीं श्रीमती जी, माँ जी की बात में सार है। विवाह की बात इतनी जल्दी पति पत्नी विरह की अग्नि में जले, कोई माँ से चाहेगी? आप सोचते हैं किसी लड़की के माँ बाप भाई बहन भूखे रहें और वे मिलन के गीत तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी गाती रहे? इस बार प्रदीप गंभीर हो गए। बोले, भाई नाराज़ क्यों होती हो? अगर जाना चाहती हो तो ठीक है, कल सुबह माँ जी को पटाने की कोशिश करेंगे। मैं जाऊं या ना जाऊं, इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, पर माँ जी का यह व्यवहार संवेदन शून्य, क्रूर और एकांगी नहीं है क्या? आप ही बताइए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। माँ ने जो कुछ कहा और किया वह उनका दृष्टिकोण है, जीवन दर्शन है, और ये दर्शन बनता है हमारी अतीत की अनुभूतियों से। मीना, शायद तुम्हें विश्वास न हो, पर यह सच है कि माँ एक ऐसे परिवार से आई जहाँ लड़की का विवाह एक मुक्ति का एहसास माना जाता था और दोबारा मायके आना अभिशाप। वह क्यों? मैंने उत्सुक होकर पूछा। इसलिए कि माँ के मायके में 11 बहन भाई थे, 8 बहनें और 3 भाई। नाना नानी एक एक लड़की की शादी करते और दोबारा उसका नाम नहीं लेते। माँ भी इस घर में आई। भीड़, अभाव और विपन्नता से शांति, समृद्धि और सुख के माहौल में एक बार इस घर में आई तो फिर मुड़कर उस घर को नहीं देखा। बस शादी ब्याह के मौके पर गई या ना गई। वह तो ठीक है, पर सच कहूँ, प्रदीप ने कहा, हम लोग ननिहाल जाते तो वहाँ पर माँ का कोई खास स्वागत नहीं होता। हम लोग एक तरह से उन पर बोझ बन जाते। ज़्यादा काम, मेहमानदारी का खर्चा और लौटने पर बेटी और बच्चों को उपहार देने का संकट। ठीक है प्रदीप, मैं माँ जी की मनोदशा समझ गई, पर वह यह क्यों नहीं सोचती कि उनकी और मेरी स्थिति में आकाश पाताल का अंतर है। उनके मायके में संकट में घर का काम करने के लिए और बहनें थीं, मैं अकेली हूँ। उनको पीहर में एक बोझ समझा जाता था, पर मेरा मेरे घर में अभूतपूर्व स्वागत होता है। आप स्वयं देख चुके हैं। ठीक है, मैं कल सुबह माँ जी से बात करूँगा, कहकर प्रदीप ने मुझे अपने अंक में समेट लिया। शारीरिक उत्तेजना और रास रंग की बाढ़ में मेरे अंदर की समस्त कड़वाहट डूब गई। अगले दिन सुबह मैं तो रसोई घर में नाश्ता बनाने में व्यस्त थी और माँ बेटा बाहर मेरे नासिक जाने के प्रश्न पर
ऐसी गंभीरता से विचार कर रहे थे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में निरस्त्रीकरण पर बहस। मैं नाश्ता लेकर बाहर आई तो महसूस किया जैसे प्रदीप विजय के द्वार पर पहुंच गए हैं। माँ उनसे कह रही थी, बीवी का गुलाम हो गया है, उसी के स्वर में बोलने लगा है। मुझे देख, उन्होंने बनावटी गुस्से से कहा, बहू तू 2 हफ्ते के लिए नासिक चली जाएगी तो इस घर और प्रदीप की देखभाल कौन करेगा? आप जो हैं मां जी। मेरे मुंह से अनायास निकल गया। मैं नासिक गई। पहुंचकर देखा माँ पीली पड़ गई थी, एकदम अशक्त और असहाय। पिताजी कैसे उलझे और अस्त व्यस्त से लग रहे थे, और भाई क्लांत। मुझे देखते ही तीनों के चेहरे खिल गए। एक मुक्ति, निश्चिंतता का भाव उनके मुख पर उभर आया। तू आ गई बेटी, अब कोई चिंता नहीं। तेरे बिना तो ये घर खाने को दौड़ता है। मैं बिस्तर पर पड़ गई। घर के रंगढंग ही बिगड़ गए। माँ ने उदास स्वर में कहा, काश मेरी सास होती उस समय और देख पाती उन लोगों के मुख पर उभरती संतुष्टि, कृतज्ञता तथा संकट मुक्ति की अनुभूति को। मीना, क्या बात है? आज तो शाम से तुम गौतम बुद्ध हो गई हो, एकदम समाधिस्थ चिंतन में डूबी। प्रदीप ने मेरे दोनों कंधे पकड़कर झकझोर दिया। मैं अतीत की गलियों से लौटकर वर्तमान के राजपथ पर आ गई। हाँ, मैं सचमुच खो गई थी। 3 विकल्प थे मेरे सामने। 2 में बेईमानी, संवेदन शून्यता और क्रूरता थी। अनायास मैंने दोपहर को बम्बई से आया पत्र प्रदीप की ओर बढ़ा दिया। उलझे हुए हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुझसे पत्र लिया और गौर से पढ़ने लगे। मेरी दृष्टि प्रदीप के मुख पर टिकी थी। कुछ पल पूर्व की प्रफुल्लता उनके चेहरे से काफूर हो गई और उसका स्थान ले लिया चिंता, ऊहापोह, उलझन और उदासी ने। पत्र पढ़कर प्रदीप ने मेरी तरफ याचक दृष्टि से ताका और बोले, यह तो सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करना है? सीमा के ससुराल वाले भी कमाल के लोग हैं। मायके में इतनी परेशानी है, पर उन्हें तो अपने बेटे के इम्तिहान और बेटी के जापे की चिंता है। बहू की माँ चाहे मरे या जिए, उनकी बला से। प्रदीप, हर सास ऐसे ही सोचती है। याद है, पिछले साल आपका औरंगाबाद तबादला होने से पहले मेरे घर से चिट्ठी आई थी। मैंने तुम्हें भेजा था। हाँ प्रदीप, आपने समझदारी से काम लिया था, पर मैंने आपको एक बात नहीं बताई। क्या? माँ जी ने मुझसे बड़ी कड़वी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां बात बेबात मायके दौड़ती हैं, उनका अपना घर कभी सुखी नहीं रह सकता। लड़की की माँ बेटी की समस्याओं के लिए ससुराल वालों की आलोचना करती है, लड़की को भड़काती है, ससुराल वालों के प्रति उनके मन में वितृष्णा उत्पन्न करती है। फल यह होता है कि लड़की अपने घर जाकर स्थापित नहीं हो पाती। मीना, उसको छोड़ो, अब बताओ क्या करना है? प्रदीप ने पूछा। करना क्या है? हमें कल सुबह ही मुंबई रवाना होना है। और छुट्टी का क्या होगा? प्रदीप, घूमने फिरने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। हम माँ जी को बीमार और पिताजी तथा भैया को इस संकट में छोड़कर सैर सपाटे के लिए कैसे जा सकते हैं? मायका हो या पति का घर, बच्चों तथा बहू बेटी का माँ बाप सास ससुर की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। और यह जो सामान बंधा हुआ है, उसका क्या होगा? उसे भी बम्बई लिए चलते हैं। प्रदीप ने मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि डाली। क्या उसमें केवल स्नेह था? नहीं, उसमें प्रशंसा, गर्व, खुशी और संतोष सबका संगम था। अगले दिन दोपहर बाद करीब 3:30 बजे हम लोग बम्बई पहुंच गए। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के हमें आया देखकर माँ, पिताजी और छोटे भैया के चेहरों पर सूर्योदय के बाद की सी चमक आ गई। वे कितने खुश, मुग्ध और चिंता रहित से लगने लगे थे। मैंने माँ जी की दशा देखी तो अपने निर्णय की बुद्धिमत्ता का विचार आत्मतुष्टि उत्पन्न कर गया। वास्तव में वे काफ़ी तकलीफ में थीं। साथ ही घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। बहू आ गई, अब कोई चिंता नहीं। यह थी पिताजी की प्रतिक्रिया। उन्होंने चैन की सांस ली। भाभी, आप अचानक कैसे आ गई? मेरे देवर ने घोर आश्चर्य से पूछा। बहू, तुम लोग तो दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने वाले थे, माँ जी ने पूछा। हाँ माँ जी, पर माता पिता की सेवा तो हम सबका प्रथम कर्तव्य है। आपकी दुर्घटना की सूचना पाकर हम सैर सपाटे के लिए कैसे जा सकते थे? माँ जी कुछ नहीं बोली, केवल उनकी आंखों में नमी उभर आई। हमारे आगमन से घर में नवजीवन का संचार हो गया। मैंने आते ही घर के संचालन की बागडोर संभाल ली। सफाई, धुलाई, रसोई घर का काम, खाना बनाना, माँ जी की सेवा और समय समय पर उनको दवा तथा खान पान देना। 3-4 दिन में ही घर का कायाकल्प हो गया।
चौथे दिन माँ जी के मुख से निकल ही गया, घर को पुरुष नहीं औरत ही चला सकती है, चाहे वे बहू हो या बेटी। मैं क्या कहती, शब्दों में नहीं, गर्दन को हिलाकर मैंने माँ जी के कथन से अपनी सहमति प्रकट कर दी। सीमा के ससुराल वाले बड़े मतलबी और स्वार्थी हैं। जोत रखा होगा मेरी बेटी को। 4 दिन पहले ननद की बेटी हुई है। जच्चा का कितना काम फैल जाता है। सास की निर्दयता तो देखो, उसे इतना भी ख्याल नहीं कि बहू की माँ की टांग टूट गई है और घर पर कोई नहीं है देखभाल करने वाला। माँ जी की भुनभुनाहट सुनकर मुझे अंदर से खुशी हुई। इंसान पर जब बीतती है तब उसे पता चलता है पिछले वर्ष माँ जी को क्या हुआ। तब वह सास थीं और आज केवल माँ। 7वें दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। शाम के 7 बजे अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सीमा आ धमकी। साथ में था अशोक, उसका पति। घर में खुशी की धूम मच गई। माँ जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटी और दामाद का अनायास आगमन निश्चित रूप से अभूतपूर्व सुख का क्षण था। हमें देखकर वे दोनों चौंके। उन्होंने हमारे वहाँ होने की कल्पना तक नहीं की थी। चिट्ठी पाकर दौड़े चले आए बेचारे। 1 सप्ताह से बहू ऐसी सेवा कर रही है कि बस पूछो मत। माँ जी के स्वर में सच्ची प्रशंसा थी। भाभी, कितनी छुट्टियाँ बची हैं तुम्हारी? सीमा ने पूछा। यही 8-10 दिन, मैंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा। ठीक है, कल खिसको यहाँ से, अब मैं संभालती हूँ ये मोर्चा। सीमा बोली। पर अब आरक्षण वगैरह कैसे मिलेगा? प्रदीप के स्वर में निराशा थी। भैया, मतलब तो छुट्टी और सैर सपाटे से है। दक्षिण नहीं जा सकते तो गोवा चले जाओ, बसें जाती हैं, वहाँ ठहरने के लिए जगह मिल ही जाएगी। कैलनकूट तट की सुनहरी बालू में अर्धनग्न लेटकर मस्ती मारो, सीमा एक सांस में कह गई। प्रदीप ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। हाँ बहू, अब सीमा आ गई है, तुम लोग कल चले जाओ, क्यों छुट्टियाँ बर्बाद करते हो? कहकर माँ जी ने सीमा से पूछा। क्यों री, तेरी सास ने तुझे कैसे छोड़ दिया? पिताजी की चिट्ठी पढ़कर उन्होंने खुद कहा कि मैं तुरंत बम्बई जाऊं। उन्होंने तो पहले भी मना नहीं किया था, वह तो मुझे ही कहने का साहस नहीं हुआ। इनके इम्तिहान, मंजू बहन जी का जापा और फिर यह भी आपको देखने के लिए चिंतित हो गए। माँ जी के मुख पर रूपहली आभा बिखर गई। वह भावातिरेक से कांपने लगी। फिर कुछ क्षण बाद बोली। सचमुच मेरे बच्चे और संबंधी इतने उदार, कृपालु और प्रेमी हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। बहू, माँ जी ने मुझे संबोधित करके कहा। 6 मास पूर्व के अपने आचरण पर मैं लज्जित हूँ। पहले ज़माने में परिवार के अंदर लड़कियों की सेना होती थी, एक गई तो दूसरी उसका स्थान ले लेती थी। पर आज हम दो, हमारे दो। एकमात्र लड़की चली जाए तो बहुत खलता है। उस पर वह हारी बीमारी सुख दुख में काम न आए तो बड़ा भावनात्मक कष्ट होता है। कहकर माँ जी ने थकान के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। आप आराम कीजिए माँ जी, कहकर हम सब बगल के कमरे में चले गए और गप्पे मारने लगे। मुझे अपने निर्णय पर संतोष था, साथ ही अगले दिन गोवा जाने का मन में उत्साह था। संभवतः मेरे लिए सबसे ज़्यादा गौरव की बात थी मेरे अपने घर में मानवीय संबंधों के आधारभूत मूल्यों की पुनः स्थापना। शायद इसका माध्यम मैं ही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।